कि मानसिक तनाव की परिभाषा क्या है? उससे उबर पाना, उसमें सही निष्कर्ष निकालना, डिसीजन लेना, वो नहीं कर पाते। मैडम, आप लंबे समय से बहुत सारे केसेस भी हैंडल कर रहे हैं। रिसेंट कोई ऐसा केस आया हो? एक सिचुएशन था उसके लाइफ, वो मैरिज को लेके बहुत परेशान थी। आजकल का जो हम लोग का भाग दौड़ का जीवन है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। मतलब मेजर जो कारण है वो प्रोफेशनल लाइफ जो इंसान का जो है वो है। तो वो दोनों के बीच में तालमेल अगर अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो हर चीज़ को अगर हम शेड्यूलिंग करेंगे, थोड़ा प्रायोरिटाइज करेंगे, टाइम निकालेंगे, थोड़ा रिलैक्सेशंस करेंगे, बैलेंसिंग जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। कोविड के बाद ये देखा गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो थोड़ा बदला है। क्या कारण मानती हैं आप? नहीं चल पाएगा। हम लोग का जो डिपेंडेंसी है ऑन टेक्नोलॉजी, इट हैज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। ज़्यादातर वो सोशल मीडिया में रहना पसंद करते हैं, मोबाइल पे रहना पसंद करते हैं। कोई चीज़ की फ़ायदा अगर है, कोई चीज़ का यूज़ का एक लिमिट होना चाहिए। तनाव शब्द बहुत आम हो चुका है, कॉमन हो गया है। हर तीसरा आदमी जो है वो स्ट्रेस में है। तो ये आजकल के जो यूथ्स हैं या जो आज का जनरेशन है वो खास करके इस पे बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। पेशेंस, सहनशीलता लोगों में खत्म होते जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये आगे चल करके मेंटल हेल्थ का कारण बनता है? ये जो स्ट्रेस वाली बात जो हो रही है, जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए, बैलेंस जो मैंने पहले भी बोला, अपने स्किल्स को इन्हांस करना है। किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, किसी भी समस्या को कैसे हम हैंडल करें, तो उसको अपने स्किल्स को हम कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, न्यूज़ 11 के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मेंटल हेल्थ पर, मानसिक तनाव पर। भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच आपको कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है, उसके क्या कुछ जो है कारण है, कैसे इससे आपको उभरना है, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ रिम्पास की डॉक्टर मनीषा किरण है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री सोशल वर्क की एचओडी हैं। मनीषा किरण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को आप लोगों ने उठाया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। मैडम, टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग जी रहे हैं जी। आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का होने वाला है, एआई का होने वाला है। ऐसे में एक इंसान को स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, तनाव मुक्त कैसे रहना है, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ जो अब हर तीसरा जो आदमी है वो इसका शिकार हो रहा है, स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। तो इन तमाम मसलों पर सबसे पहले तो हम शुरुआत इसी से करते हैं कि मानसिक तनाव की परिभाषा क्या है अभी आपकी नजर में? देखिए, मानसिक तनाव क्या है ना कि आप जब भी आपके लाइफ में कोई डिमांडिंग सिचुएशन आ जाए, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, और उस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, या उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, रिजल्ट जो है, आउटकम जो है, उसको आपका कैसे कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल इंसान जो है उसको जो देख रहा है प्रॉब्लम को वो ठीक से निकाल पा रहा है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये चीज देखने को मिलता है कि जब भी ऐसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हम जो बोलते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में आ गई, या कोई डिमांडिंग सिचुएशन आ गया, तो उस दौरान हम जो है उससे उबर पाना, उसमें सही निष्कर्ष निकालना, डिसीजन लेना, वो नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, मुझे जो है अपने दिनचर्या में प्रॉब्लम आने लगेगा, लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आने लगेगा, बहुत स्ट्रेस रहने लगेगा, तनाव से हम युक्त हो जाएंगे और उससे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा एक स्किल है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिस पे हमको काम करना होगा। मैडम, आप लंबे समय से बहुत सारे केसेस भी हैंडल कर रहे हैं। रिसेंट कोई ऐसा केस आया हो जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक फीमेल क्लाइंट का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि वो एक सिचुएशन था उसके लाइफ, मतलब उन्होंने कहीं से रेफरल लेके आई थी हमारे पास, उनकी मैरिज ठीक हो गई थी, लेकिन वो मैरिज को लेके बहुत परेशान थी
कि जब वो अगर मैरिज होगा तो वो कैसे वो निभा पाएंगी ये सिचुएशन को, और जो उनका पार्टनर है, क्योंकि उनके साथ लाइफ सिचुएशन ऐसे हो रहे थे कि जब भी उनके मैरिज की बात हो रही थी उन पर्टिकुलर इंसान से जिनसे उनकी शादी ठीक हुई थी, जब भी डेट्स फाइनल हो रहे थे या कुछ ओकेजन्स आ रहे थे, तो देयर वाज सम लाइफ इवेंट्स, नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हो रहे थे, कुछ मिस हैपनिंग फैमिली में हो जा रही थी। तो उसको लेके वो काफी तनावग्रस्त हो गई थी कि अब मैं, अगर मेरी शादी होती है तो क्या, तो मतलब इसका आउटकम क्या हो सकता, मेजर कोई नेगेटिव इवेंट्स तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स पेरेंट्स उसको लेके आए थे कि हम लोग इसके साथ क्या करें। एंड थैंकफुली आफ्टर कुछ सेशंस थेरेपीज उनके साथ जो चली, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको बताने में कि उन्होंने वो अपने स्ट्रेस पर काम किया, तनाव मुक्त हो गई, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे उन्होंने काम किया, और बहुत अच्छे से उनकी अभी मैरिटल लाइफ वो लीड कर रही हैं। ये इस ईयर की ही बात है, अभी फरवरी में उनकी शादी हुई थी, एंड फॉलो अप में वो आ रही है, एंड शी इज लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। मैडम, आज के दौर पे एक चैलेंजिंग हो गया है कि आप अपने कामकाज के साथ जो आपका निजी जीवन है उसको बैलेंस करना है जी। आपको क्या लगता है कि वाकई जो प्रोफेशनल लाइफ जो है उसका उस वजह से जो है स्ट्रेस का जो कारण निकल कर आ रहा है, मतलब मेजर जो कारण है वो प्रोफेशनल लाइफ जो इंसान का जो है वो है? हाँ, ये कहीं कुछ हद तक बिल्कुल सही आपने बोला कि आजकल का जो हम लोग का भाग दौड़ का जीवन है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। बहुत वर्क लाइफ बैलेंस करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। और क्योंकि हम ज्यादातर उस चीज को लर्न नहीं किए कि किस तरह से अपने दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करना है। तो ये एक जो ऑफिस का डिमांड्स है, फैमिली का जो डिमांड्स है ना, तो वो दोनों के बीच में तालमेल अगर अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। और ओवरऑल फंक्शनिंग में, चाहे वो ऑफिस फंक्शनिंग हो या लाइफ में हो, वर्क फैमिली लाइफ हो या के अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कहीं ना कहीं इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो वर्क लाइफ को बैलेंस करना, शेड्यूलिंग करना, प्रायोरिटाइज करना अपने आप को कि क्या चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, कैसे शेड्यूल करें अपने वर्क परफॉर्मेंस को, हम कैसे इनहांस कर सकते हैं, लाइफ फैमिली लाइफ के लिए हमको क्या क्या, तो हर चीज को अगर हम शेड्यूलिंग करेंगे, थोड़ा प्रायोरिटाइज करेंगे, टाइम निकालेंगे, थोड़ा रिलैक्सेशंस करेंगे, बैलेंसिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। तो वो अगर हम बैलेंस करना जान जाते हैं तो हमारा जो है बहुत स्मूथ रन लाइफ का हो सकता है, और मेंटल हेल्थ का ओवरऑल वेलबींग बढ़ सकता है। अगर वो नहीं करेंगे तो चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, है ना, गुस्सा बहुत आना, तो मूड्स में बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, और स्ट्रेस वो ओवर एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होने लगेगा। मैम, कोविड के बाद ये देखा गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो थोड़ा बदला है, क्या कारण मानती हैं आप? एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस आया, कोविड ने हमें ऑनलाइन रहना सिखला दिया। हर चीज को हम लोग अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहने, टेक्नोलॉजी का यूज जो है, जो हम लोग पहले उसको नेगेटिव भी बोलते थे, अब वो उसके बिना हमारा लाइफ शायद बहुत तरह से नहीं चल पाएगा। हम लोग का जो डिपेंडेंसी है ऑन टेक्नोलॉजी, इट हैज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। वो कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहा है, उसका पॉजिटिव गेन भी है कि हमारा सारा टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है, कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जा रही है, कम्युनिकेशन जो है फटाफट हो जा रही है ना। तो दैट हैज रिड्यूस्ड थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजें हमारी बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई जो पहले टाइम लेती थी। बट अभी क्या है, टेक्नोलॉजी, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ गया है। तो अब हम ज्यादातर जो है, जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था, कम्युनिकेशन स्किल था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल था, जैसे लोगों से मिलना जुलना, वो कम हो गया, क्योंकि हम अब ज्यादातर
वो सोशल मीडिया में रहना पसंद करते हैं, मोबाइल पे रहना पसंद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है जो हमको लर्न कर हमारे बिहेवियरल जो डिस्फंक्शंस एक तरह से इनहेंस करा दिया, हमारा सोशल लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करा दिया। क्या आप वजह मानती है, मतलब इसका क्या मतलब लोग अब टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, लोग सोशल मीडिया ये हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, आम तौर पर जो देखते हैं कि हम लोग फोन एडिक्शन जो हम लोगों का है, जी, तो इन सबको बैलेंस करते हुए कैसे इंसान आगे बढ़े? देखिए फोन एडिक्शन जो है ये हमको एक कंपल्शन है कि हमें देखना ही है। फोन हर सेकंड्स हम चेक करते रहते हैं, रीचेक करते रहते हैं कि उसमें कुछ मैसेज आया कि नहीं, या कोई व्हाट्सएप न्यूज आया कि नहीं, किसी ने कॉल किया कि नहीं। तो ये हमारा कंपेलिंग बिहेवियर हमारा उस तरह से हम लोगों ने कर दिया है कि हम हमेशा अपने आप को रोक नहीं पाते। तो ये चीज को हमें समझना होगा कि हमको अपने जो व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, उसका यूज एंड मिसयूज दोनों को बहुत अच्छे से समझना होगा। कोई चीज की फायदा अगर है, कोई चीज का यूज का एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ओवरऑल वेलबीइंग जो है, ओवरऑल आपका जो व्यवहार है, कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन तो ला देगा वो। तो उस एडिक्शन को, मोबाइल को भी हमें बहुत लिमिटेड करना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बोली, बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रायोरिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, शेड्यूलिंग करना इम्पोर्टेंट कि हम कितने देर देखेंगे, कितने देर हम अपने आप को ऑफलाइन रखेंगे, हम इतने देर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे। हम फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो हम उस समय मोबाइल नहीं टच करेंगे। लंच या डिनर, फैमिली डिनर कर रहे हैं तो हम आई विल अवॉइड माई सेल्फ फ्रॉम मोबाइल यूज। उस समय हम इंटरेक्शन करेंगे अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम वो सबको नहीं रोक पा रहे हैं तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमको ये सब चीज को ध्यान देना है कि हमको अपने आप को रोकना है, इसके यूज को मिसयूज की तरफ नहीं ले जाना है। मैडम, तनाव शब्द बहुत आम हो चुका है, कॉमन हो गया है। हर तीसरा आदमी जो है वो स्ट्रेस में है, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो। आपको क्या लगता है ये जो तनाव है वो अपने दिनचर्या में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या वजह मानते हैं आप? कैसे ये पनपता है या फिर कैसे ये आता है? देखिए, इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। इन्वायरमेंटल रीजन हो सकता है, फैमिली का रीजन हो सकता है, अर्ली लाइफ इवेंट्स कुछ अगर है ऐसा, आपका जो ट्रांजिशन है फैमिली इन्वायरमेंट का, कुछ अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, है ना, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिससे हमारा जो है, मेरा वुल्नरेबल है, हम कोई चीज को नहीं कर पाना, हमारा जो अपब्रिंगिंग है, मेरा रियरिंग कैसा हुआ, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हम लोग जो बोलते हैं, पेरेंटल गाइडेंस कितना रहा, सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा, तो वो सब कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका एक बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप करने में। तो अगर ये कहीं ना कहीं रुक गया है ना, तो हम, जैसे अभी आपने बोला मोबाइल एडिक्शन, तो हमारा क्या है कि हम हर वक्त हर समस्या का समाधान हम मोबाइल पे ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, लोगों से सोशल मीडिया पे देख ले रहे हैं, इंटरेक्शन मेरा कम हो गया है। तो क्या होता है कि हम फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं, हम रियलिटी वर्ल्ड में नहीं है, हम अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अनरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। और जब हम रियलिटी कांटेक्ट में आते हैं तो वो बिल्कुल उसका फेस वैल्यू डिफरेंट होता है, तो हम वहां पे कोप नहीं कर पाते, हम उसको समझ ही नहीं पाते ये एक्चुअली में ऐसा था, जो मैंने देखा था वो और अभी जो मैं फेस कर रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एडिक्शन जो है, ये जिस तरह ये बहुत टेक्नोलॉजी का एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो आदमी को आइसोलेट कर दे रहा है लोगों से सोशल या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप नहीं करना है, स्किल ही नहीं मालूम है कि कैसे बात करना है, कैसे जाना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठानी है।
है ना, क्योंकि हम सब चीज जो है ऑनलाइन और इस पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। तो ये आजकल के जो यूथ्स हैं या जो आज का जनरेशन है वो खास करके इस पे बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें इसको लर्न कराना बहुत जरूरी, एजुकेट कराना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है कि इसका मिसयूज़ का क्या नुकसान हो रहा है, और ये जो अपने जो जो डिमांड्स हैं, चैलेंजेस हैं लाइफ को, आप कैसे डील कर सकते हैं। और अगर आप मानो कि वो जो चीज़ें हैं, अगर आपकी स्ट्रेस नहीं कम हो रही, तनाव कम नहीं हो पा रहा है, जो भी आप फेस कर रहे हो, और लगता है आपने सारे उपाय कर लिए और तब भी कम नहीं हो पा रहा है, तो आपको जरूर प्रोफेशनल हेल्प से मिलना चाहिए, ताकि उस पर वो आपको सही दिशा निर्देश दे सके। मैडम, आमतौर पर ये होता है कि हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, हर जगह का एक एनवायरनमेंट है, तो वो कितना निर्भर करता है कि आसपास के लोग आपके जो हैं वो उनसे आपका कैसा रिलेशन है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नेबरहुड बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी कहीं ना कहीं आपके इम्पैक्ट करता है। एडिक्शन अगर आप बोलते हैं खास करके था, तो जैसे कि अगर हमारा नेबरहुड अच्छा नहीं है, पीयर रिलेशन मेरा अच्छा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हम लर्न कर लेते हैं उन बिहेवियर्स को, और वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है। अगर हम उस पर सही तरीके से काम ना करें तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है हमारे। पेशेंस एक बड़ा ही अच्छा वर्ड है। पेशेंस, सहनशीलता लोगों में खत्म होते जा रही है। लोग बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं। वो किसी भी परिवेश में आप चले जाएं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये आगे चल करके मेंटल हेल्थ का कारण बनता है, या फिर तनाव की शुरुआत यहीं से होती है? बिल्कुल, टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंस, टॉलरेंस, है ना, बैलेंस, ये सारी चीजें हर चीज में, पूरी लाइफ का जर्नी जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट माइलस्टोन्स में, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको इन पेशेंस एंड टॉलरेंस के साथ चलना होगा। लेकिन हम अभी क्या है ना, गिव एंड टेक है, तुरंत चाहिए हमें, है ना। जैसे आप अब बाइकिंग ही देख लेंगे जब यूथ में, या ड्राइविंग स्किल्स अभी जब देखेंगे आप अपने इसमें ट्रैफिक में, तो लोगों में पेशेंस नहीं है कि थोड़े 2 मिनट रुक के वेट कर लें सिग्नल आने का कि हम तब क्रॉस करें, या हम गलत तरीके से ओवरटेक करके ना चले, है ना। तो ऑल दीज रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स जो है कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट कर रहा है ना आपके हेल्थ। तो टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, पेशेंस रखना है, तो जो लोगों में भी बहुत कमी आ गई है। तो इसको हमको लर्न करना है, इस पर हमको काम करना बहुत जरूरी है कि अब इमीडिएटली अगर हम कोई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें हर फैसिलिटीज चाहिए। तो मटेरियलिस्टिक जो हमारी डिमांड्स हैं बहुत बढ़ गई हैं, तो उसके वजह से भी हमारा इंटॉलरेंस बढ़ता चला जा रहा है। और हम, क्योंकि हमारा एक्सपोजर बहुत है सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम जो है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हमें ये नहीं पता कि उसका वैल्यू क्या है, या उसको लेने का उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है ना। फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका रिपरकशंस और फर्दर रिपरकशंस क्या है, उसके बारे में भी हमको सोचने की टाइम नहीं है। और मुझे वो चाहिए तो बस चाहिए, ठीक है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली, जिसके वजह से भी आज के डेट में लाइफ डे टू डे लिविंग में और बहुत सारे अलग तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। मैम, चूंकि हम लोग चूंकि एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर चुके हैं, और एक वक्त होता है जब इंसान जो है जिम्मेवारियों से घिर जाता है, और ऐसे में उनको फैमिली के साथ साथ जो है काम को भी बैलेंस करना पड़ता है। कैसे इंसान इस चीज को ओवरकम करे, ताकि ये जो स्ट्रेस वाली बात जो हो रही है, जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए, बैलेंस जो मैंने पहले भी बोला, वर्क लाइफ बैलेंस। तो जो आपका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है। घर भी गए कि बहुत सारी काम थी, आज नहीं कर पाया, है ना, ये रिपोर्ट करना, वो करना है। लेकिन जब आप घर जा रहे हो तो एटलीस्ट सम क्वालिटी टाइम विथ फैमिली स्पेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जिसमें क्या होता है ना कि घर के लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपके बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, या जो और भी फैमिली मेंबर्स हैं सब वेट कर रहे हैं, तो वो कटते चला जाता है आपका कनेक्शंस विद फैमिली, क्योंकि आप ओवरलोडेड हो या जो भी आपका वर्क का रिक्वायरमेंट्स है, आप उसी में इतना प्री ऑक्यूपाइड हो कि आपके जो फर्दर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइफ के, उसको कहीं ना कहीं आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दे रहे हो। तो इसके वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमको वही कह रहे हैं ना, बैलेंसिंग करना, शेड्यूलिंग करना, एक टाइम लिमिट बनाना कि हमको, हाँ ये अगर हमें 9 to 5 हम ऑफिस में हैं या जो भी आपका वर्किंग आवर है ना, उसके बाद का क्या टाइम आप माने नहीं ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, या आपके ऐसे वर्क शेड्यूल्स हैं जिसमें बहुत कम टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, तो लेकिन जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप उतना ही प्रायोरिटाइज करो जब उनके साथ हो, और थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा रिक्रिएशन, ये सारी चीज कंपोनेंट्स है ना ऐड ऑन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी कुछ कुछ, तो वो क्या होता है आपके मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट करने लगता है, और आप रिलैक्सेशन का एक बहुत बड़ा वो कंपोनेंट भी है। आप फैमिली के साथ रहते हो, आप भूल जाते हो कि काम में क्या परेशानी आज हुई थी, शेयरिंग किया आपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके साथ एक अच्छी टाइम स्पेंड की, तो वो क्या है, एक रिलैक्सेशन है, आपने वेंट आउट कर दिया वो सारे स्ट्रेस को, किसी से बोल दिया, बताया, तो एक सॉल्यूशन भी शायद मिल गया, और एक नए मॉर्निंग, नए दिन को नए तरीके से जीने का फिर से आपको एक हौसला मिल जाता है। वो ड्यूरेशन क्या होता है मैम, स्ट्रेस जो मेंटल हेल्थ में जाकर के जो है तब्दील हो जाता है, लोग कैसे, इसी मेरे पास दो सवाल है। पहला सवाल कि ये जो जो ये है जर्नी है, या फिर कहे ये जो टाइम ड्यूरेशन है कि इंसान स्ट्रेस से जो है वो एक मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाता है या फिर मरीज बन जाता है। इसी से जुड़ा एक ये भी सवाल है मेरा कि क्या मेंटल हेल्थ, ये स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के बीच में जो इंसान को पता कैसे चलेगा, ये चीज, ये कैसे जानेंगे? जैसे हम लोग काम कर रहे हैं या बाकी लोग जो आमतौर पर है, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि वो स्ट्रेस का शिकार है या फिर वो मानसिक तनाव का शिकार है, कैसे वो डिटेक्ट करें? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। क्या है ना कि आपको समझ में आने लगेगा कि आप बहुत चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, आपके मूड्स में, आपके इमोशंस में चेंजेस आने लगा है ना, आप कोई छोटी छोटी बात पर बहुत नाराज हो जा रहे हैं, इरिटेबल हो जा रहे हैं, आपके नींद के पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आ गया है, भूख लगने के पैटर्न में चेंजेस आ गया है, लोगों से मिलना आपको मन नहीं कर रहा है, थोड़ा लेथार्जी लगता है, कुछ काम करने का आपको इच्छा नहीं हो रही है ना। तो ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो हमको दिखने लगते हैं कि हम शायद ओवरलोडेड हैं, हम अब मतलब, या फिर वो जो आप समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा है, ब्लैक आउट हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं ये नहीं रिजॉल्व हो सकता, और आप किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं, आइसोलेट कर लिए हैं आप, सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका बहुत आइसोलेटेड हो गया है, क्योंकि आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, अलग रह रहे हैं। तो ये सब चीज थोड़े से सिग्नल्स हैं कि हम शायद, हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तनाव हो रहा है, जो भी रीजन हो, कोई भी लाइफ इवेंट्स हो सकता है, नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हो सकता है, नेगेटिव लाइफ इवेंट जैसे कि कोई भी समस्या आ गया जिसका समाधान नहीं, ऑफिस में कोई भी चैलेंज आ गया, लाइफ में कोई चैलेंज आ गया, फैमिली में कोई चैलेंज आ गया, तो ये चीज को अब क्या है, इसका क्या आगे रास्ता हो सकता है, ये सब सोच सोच के जो है हम कहीं ना कहीं अपने बाकी दिनचर्या के जो परफॉर्मेंस है उसमें बदलाव आने लगेगा, है ना। जो हमको सुबह उठ के आना था तो बिल्कुल जी नहीं कर रहा है आने का, तैयार होना था मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने जाना है मन नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोला तो चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, तो ये सब एक सिग्नल्स है कि हमारे डेली फंक्शनिंग जो है, डेली लाइफ का जो फंक्शनिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें थोड़ा वेरिएशंस आने लगा है, अब हमको अलर्ट होने का टाइम आ गया है। ठीक है, हेल्दी वर्किंग और क्या है मैम, एक जिसमें इंसान खुद को बैलेंस कर सके, आपके हिसाब से एक इंसान को कितना घंटा काम करना चाहिए? देखिए, ऐसे तो वर्किंग आवर सब जगह 9 to 5 होगा या 10 to 5 होगा, जो भी है, विथ 1 hour लंच, है ना, जैसा भी, लेकिन हर वर्किंग आवर्स का, जैसे आज कॉर्पोरेट सेक्टर का
लाइफ वर्क कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है ना, कि उनके यहाँ अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी वो रखे रहते हैं, फूडिंग का भी कुछ रहता है, स्नैकिंग के लिए भी, ताकि वो जो एम्प्लॉई है उनका हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है। कि मान लो कि करते करते काम करते करते उनको ब्रेक की जरूरत है, कुछ कॉफी ही पीने का मतलब है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो कॉर्पोरेट लाइफ इज डिफरेंट, मगर हर सेक्टर जो है अलग तरीके से काम करता है, और हमको अपने वर्क कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो वर्क कल्चर को हम समझ लेंगे अच्छे से, उस पर फिर हमारा प्रायोरिटाइजिंग करना होगा, एक शेड्यूलिंग करना होगा कि हमको मतलब 1 घंटे का कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो हम 10 मिनट्स का थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा सा किसी से बात कर लिया, है ना, थोड़ा सा चेंज कर लिया। कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं बहुत देर से, तो उसमें भी हमको 10 मिनट्स का थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि हमारा पोस्चरल डिफिकल्टीज नहीं आए, कंसंट्रेशन, आई प्रॉब्लम, ये सब बहुत सारी चीजें हैं ना, वो सारी चीज को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो भी वर्किंग आवर है, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके वर्क ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आप कैसे वेरिएशंस ला सकते हैं, ताकि आपका जो सोचने का, काम करने का, परफॉर्मेंस का जो क्षमता है उस पर कोई आंच नहीं आए। तो उसके लिए बेस्ट है कि थोड़ा सा अपना उसमें थोड़ा 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, कंटिन्यूअसली उस पे अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो बहुत काम ज्यादा नहीं किया, उसमें भी 10 मिनट्स का कुछ रिलैक्सेशन कर लिया, कुछ म्यूजिक सुन लिया, वॉक कर लिया, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। इसी से जुड़ा एक सवाल है मैम, चूंकि दिन भर लोग प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, उसके बाद वो घर जाते हैं, रात में फोन पर लग जाते हैं। आमतौर पर मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, एग्जाम्पल हूँ। कितने घंटे की नींद एक हेल्दी नींद कहा जा सकता है? प्रिस्क्राइब तो 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स कहते हैं कि आपको सोना चाहिए हेल्दी लाइफ, मतलब अगर हेल्दी स्लीपिंग हैबिट जो होना चाहिए 7 to 8 आवर्स होना चाहिए। पर जनरली आपका क्या शेड्यूल है ये है, बट 6 to 7 आवर्स इज ऑल्सो इनफ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम घर जाने के बाद क्या कर रहे हैं। हम घर पहुंचे और शायद हम जो हैं घर में जो लोग हैं वो हमारा वेट कर रहे थे, लेकिन हमको लगा आज दिन भर तो ऑफिस में काम किया, कुछ हमने अपना सोशल मीडिया नहीं चेक किया, कोई व्हाट्सएप में फ्रेंड से नहीं बात किया, तो हमको लगता है कि हम पहले वो देखेंगे, और घर के लोग कुछ कह भी रहे हैं तो मैं अनसुना कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर हमको कंट्रोल लाना, पेशेंस और टॉलरेंस की बात आपने कही, तो वहां पे भी हमें ये ध्यान रखना है हमको प्रायोरिटी क्या है अभी हमारे लिए। ठीक है, मोबाइल देखना, ये देखना ठीक है, लेकिन वो एक जब घर गए हैं तो एटलीस्ट हम अपने दिनचर्या, आज मेरा ऐसा दिन रहा, शाम में जो आपने चाय साथ में पी, तो वो एक बार अपना शेयरिंग किया, सबसे कम्युनिकेट किया, आपका दिन कैसा था, आप आज क्या क्या किए, तो उससे क्या है ना, उससे भी आप रिफ्रेश हो जाते हो। हम अपने आप को बांध लिए हैं कि नहीं यही एक रिक्रिएशनल मोड है, बिल्कुल, है ना, तो मशीन जैसा। जी तो उसको हमको ओवरकम करना है। बिल्कुल मैम, आपने जो बातें बताई वो बिल्कुल उस पर अगर फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है, तनाव से भी आदमी मुक्त हो सकता है। कई सवाल इससे जुड़े हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में कि जो हेल्थ से रिलेटेड जो है, चूंकि आजकल लोग जो है वो खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और होता ये है कि खाने पीने का भी रूटीन बहुत अलग हो चुका है बिल्कुल काम के दौरान। तो क्या ये भी एक वजह है कि इंसान का डाइट सही नहीं है या टाइमिंग सही नहीं है, तो भी एक चिड़चिड़ापन का या फिर तनाव का कारण है? हाँ, आजकल का जो लाइफस्टाइल है और जो फूड हैबिट्स है बिल्कुल अनहेल्दी है। ठीक है, और हम क्विक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, फास्ट फूड पर ज़्यादा वेटेज देते हैं, है ना, जंक फूड्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं क्योंकि वो बहुत प्लेजर हमको देता है, इंजॉय कर पाते हैं, है ना। होममेड फूड्स को कहीं ना कहीं हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो आपके ओवरऑल हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, जब हम हेल्थ बोलते हैं तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बोथ आर, जब दोनों को कंबाइन करते हैं तभी हमारा हेल्थ वेल बीइंग होता है ना।
तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, आपका फिजिकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है फूड में कहीं ना कहीं नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आपके फूड में न्यूट्रिशन लाइक वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए, वो सब नहीं है। आज की फूड में आप वो मैदा खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, प्रोटीन नहीं है। अब वो सारी चीज नहीं है जो एक बैलेंस्ड फूड डाइट जो होना, न्यूट्रिशनल डाइट जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। तो आपका ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसकी वजह से भी आपकी इमोशनल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपकी फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ ही रहा है, तो फिजिकल हेल्थ अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आपके मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करेगा। आपके मूड स्विंग्स होंगे, इमोशनल हेल्थ वेलबीइंग जो होगा, इमोशनल वेलबीइंग जो हम कहते हैं, वो नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आने लगेगी और लॉन्ग रन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। किरण जी, तनाव मुक्त रहने के लिए क्या करती हैं? मैं फिजिकल हेल्थ प्लस बैलेंस्ड फूड का कोशिश करती हूँ। सोशल इंटरेक्शन पर विश्वास रखती हूँ, लोगों से बातचीत, मिलना जुलना, ये मेरा एक पैशन है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से थोड़ा अपने आप को हटाकर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वो खुद पर भी लागू करती हूँ। सोशल मीडिया पे रहती हूँ, बहुत कम हूँ उस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना है ना, और क्वालिटी टाइम, फैमिली, फ्रेंड्स, सबसे कनेक्ट करना, वो मेरा एक बहुत बड़ा उसको आप कह सकते हैं गुड हैबिट्स है, जिसके चलते मैं शायद तो तनाव मुक्त रहती हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, बट क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम है ना, आपके जब पीयर सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट सब आपके साथ है, वो तब होता है जब आप कनेक्ट होते हो। और वो कनेक्ट रहना के लिए आपको सोशली कनेक्टेड रहना भी इम्पोर्टेंट। तो वो एक मेरा पैशन है, दैट मे बी वन ऑफ द रीजन अपने आप को तनाव मुक्त रखने की। मैम, गुस्सा इंसानी नेचर कहा जाता है, और गुस्सा आना मतलब वो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन गुस्सा कैसे आदमी कंट्रोल करे? मतलब एंगर जो है वो कैसे इंसान कंट्रोल करे उसको, या फिर उसको डेवलपमेंट क्या है उसका? जैसे एंगर जब भी आ रहा है तो वो हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या ट्रिगर करता है हमको, किस कारण से मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो एक प्रोफेशनल हेल्प भी जरूरत हो सकती है शायद, मगर अगर बहुत कम लेवल पे है, हल्के लेवल पे एंगर आ रहा है, तो हमको थोड़ा सा अपने जो सिचुएशंस है उस पर स्टडी करना चाहिए, अपना रिव्यू करना चाहिए कि कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। तो शायद हम उसको जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि शायद ये चीजें हैं, तो हमारे जो वो आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कि हाँ, इस बिहेवियर के वजह से मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो शायद उस पर हम अपना एक काम करना शुरू कर सकते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। हम बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से जब हम लोग जो करते हैं, जैसे कि अगर आप ये काम नहीं करोगे, इतने देर आप नहीं देखोगे, अगर मान लो इतने देर आप वो नहीं करोगे तो आपको ये रिमार्क्स मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे हम लोगों को प्रशंसा, अप्रेजल मिलता है, उस तरह से अपने आप को रिवॉर्ड देना है खुद से। तो उससे भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से भी आप जो है अपने आप अपना गुस्सा को कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प वहाँ पे आने से हम लोग टेक्निक्स सिखला सकते हैं, जिससे वो उसको कम कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग मैम एक वर्ड है जो आमतौर पर सबके साथ ये होता है। लोग बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, या किसी भी काम को शुरू करने से पहले। मतलब वो ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कोई भी आप कभी कभी ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आ जाते हैं ना चाहते हुए भी इंसान सोचता है, आपको वो सोचते रहेंगे और उसके पॉजिटिव कम नेगेटिव उसका क्या निकलेगा निष्कर्ष, उस पर आप बहुत ज्यादा मंथन करने लगते हैं। जैसे अगर हम लोग अभी देखेंगे, अभी प्लेन क्रैश हुआ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करना चाहूंगी, तो उससे क्या देखने को मिला कि लोग जो है अब
फ्लाइट पे चलने में थोड़ा डर रहे हैं कि अगर गए और ऐसा थोड़ा हादसा panic, हो गया panic। तो वो क्या होगा। तो इस तरह के बहुत कोई भी और भी सिचुएशंस आ बिल्कुल। सकते हैं, है ना। ये हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक हादसा था और ये कभी हो सकता है ना? जी। नहीं हो सकता इसको तो हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते, मगर हो सकता है। तो इसी तरह लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो हम उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, समझा सकते हैं। उसको बहुत सोचने से क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है एक, है ना। हो सकता है आगे चल के वो कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बहुत सोचना भी ठीक नहीं है ना। हमेशा उसको काउंटर करना चाहिए कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो क्या क्या ये पहली बार हो रहा है, ये हमारे ही साथ ऐसा हुआ है, या कोई और एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो कि क्या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, और कुछ मेजर और किसी के साथ हुआ है। तो जब आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो तो लगता है कि नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत कम है, माइल्डर है। अब वो जो उनके साथ हुआ था वो शायद मेजर था, बहुत ज्यादा था, और वो कोप अप कर गए, तो हम भी रूल आउट कर सकते हैं। तो अपने स्किल्स को इनहांस करना है, किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, किसी भी समस्या को कैसे हम हैंडल करें, तो उसको अपने स्किल्स को हम कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैडम एक पॉइंट ये भी है कि आजकल लोग इतने रिजर्व होते जा रहे हैं कि आप देखिए कि एक डेटा भी आया एनसीआरबी का, जिसमें पुरुषों की जो है सुसाइड का अटेम्प्ट जो है वो महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि एक प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, परिवार के साथ साथ, लोग जो चीजें चल रही होती है उसे शेयर नहीं कर पाते हैं? क्या एक ऐसा कोई होना चाहिए जिससे लोग अपनी सारी बातें शेयर करें बिना झिझक के? हाँ मैंने बोला ना, वो आजकल के जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हम इतना अपने आप को लीन कर लिया ना, तो हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, हमारा जो सोशल रिलेशन है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। हम बात करके बोलना, भले हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे, हाँ बिल्कुल, है ना, लेकिन हम अपने नियर डियर वंस को, जिससे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, उससे शेयर करने में हिचकेंगे। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी, हम लोगों को ये मैसेज देना जरूरी है, लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोगों से मिलना जुलना, जितना आप बात करेंगे फ्रेंड से, जो भी आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, पेरेंट्स हों, है ना, ऑफिस में कोई आपका कलीग हो, तो जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, अपनी सारी बातें शेयर करने चाहिए। जब हम एक शेयरिंग का प्लेटफॉर्म कर लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारे वहीं पे रिजॉल्व होने लगता है, क्योंकि वो शायद हमको कई रास्ता दिखने लगता है और हम उसको अपने अंदर ही नहीं रखे रहते हैं। तो वो उसको कैसे डील करना, ये आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है जो सुसाइड कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है, वो एक अलार्मिंग साइंस देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, है ना, कम्युनिकेट भी करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ मैसेज डाल दिया, या घर वाले लोगों को भी कुछ दे दिया, सिग्नल्स देते हैं, फ्रेंड्स को दे दिया, है ना, कुछ मरने की बातें करने लगेंगे, कुछ आपको बताने लगेंगे कि ऐसे मरा जा सकता है, जीने में क्या रह गया, बहुत नेगेटिव बातें करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो सिग्नल्स वो देना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो भी नियर डियर वंस हैं, जिनके साथ वो शेयर किए हैं ये सारे मसले को, तो उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि ये सिग्नल्स दे रहा है, तो अब हमारा ऑब्जर्वेशन का टाइम है, इसके ऊपर ध्यान देने की है, तो हम रोकथाम कर पाएंगे। मैम, एक वर्ड ईगो भी है, आजकल लोगों को ये बहुत ज्यादा हो गया है, लोग इसके शिकार हैं। क्या ईगो कहाँ पर सही और कहाँ पर? देखिए, ईगो अच्छा चीज है, लेकिन बहुत उसको लेके अगर हमारे बाकी परफॉर्मेंस में दिक्कत हो रही है ना, तो दिक्कत है। ठीक है, डिपेंड करता है। तो आपका हम लोग इसको भी लाइटली यूज कर लेते हैं, ईगो हो गया है, बहुत ईगो हो गया है। हाँ। तो वो चीजें आजकल
हर आदमी झुकना नहीं चाहता है ना, अपने आप को बहुत अहम देना चाहता है या बहुत अपने आप को सोचता है मैं कर लूंगा, है ना, वो उसने ही गलत किया है। सॉरी बोलना हमें थोड़ा ये लगता है हमारे मतलब हम उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं उस सिचुएशन मतलब हम सॉरी नहीं बोल पाएंगे या उसने ही गलती की थी, तो हम इंट्रोस्पेक्ट अपने साथ नहीं करते कि क्या शायद हमें भी कुछ कमी रही होगी, है ना। अगला जो अगर कुछ बोला है तो हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के उसको रिजॉल्व कर लें तो वो चीज कहीं ना कहीं थम रही है, तो उस पर हमें काम करना है। मैम, आप लंबे समय से लगभग 3 दशकों से आप सेवा दे रही हैं रिनपास में। आप जो मौजूदा जो जनरेशन है, वर्तमान जो जनरेशन है, उसमें क्या दिखती हैं, क्या कमियां लगती है आपको? क्या लगती है कि कहाँ लोग गलती कर बैठते हैं जो आगे चल करके मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं? देखिए आज का जनरेशंस में जनरली वही सोशल मीडिया एडिक्शन तो बहुत देखने को, एडिक्शन ओवरऑल, चाहे वो सब्सटेंस का एडिक्शन हो, बिहेवियर का एडिक्शन हो या टेक्नोलॉजी का एडिक्शन हो, किसी भी फॉर्म का एडिक्शन हो, वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इशू बन गया है और हम लोग भाग रहे हैं सब, एवरीबडी इज बिजी। तो घर में जो एक सर्वेलेंस था, एक पेरेंटिंग था, वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। तो जो बच्चे हैं आज का जनरेशन है, बहुत सारे वैल्यू सीख नहीं पा रहे। हम ओवरऑल डिपेंडेंट हो गए हैं अपने दूसरे लोगों पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम दूसरे पे ढाल रहे हैं, खुद पर ले नहीं रहे हैं कोई। जैसे अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो जो मेरी घर के तरफ, मेरे बच्चों की तरफ, मेरे परिवार की तरफ, हर आदमी का जितने भी यूनिट्स हैं हम घर में, सबका एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो वो हम कितना निभा पा रहे हैं। अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं कुछ और चीज से, है ना। तो वो चीजों को आइडेंटिफाई करना है हमें, है ना। वो सब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैलेंज है। एडिक्शन तो बहुत ज्यादा अभी बढ़ गया है। बच्चे जो हैं, टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, उनको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, वो रियलिटी कांटेक्ट में नहीं है बच्चे, वो मटेरियलिस्ट हो गए हैं बच्चे। पेरेंट्स भी शायद कहीं ना कहीं उनको वो चीज लर्न करा दे रहे हैं, क्योंकि वो एब्सेंट है, घर पे नहीं है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है अगर, तो बच्चे का जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो हो रहा है। पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंटल गाइडेंस, सब चीज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो क्वालिटी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या है ना, उसको कॉम्पनसेट कर दे रहे हैं कोई बड़े बड़े गिफ्ट्स से, मटेरियलिस्ट गिफ्ट्स से। तो वो बच्चा जो है मटेरियल्स पर बेस्ड हो गया। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल इस न्यू जनरेशन को जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। ये सारी अखबारों में और मीडिया चैनलों के माध्यम से आपने भी बहुत बार खबरें पढ़ी होंगी। आमतौर पर हम लोग सुनते भी रहते हैं कि जो 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट है, सुसाइड कर लिया कम नंबर आने की वजह से, या फिर जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनके घर वालों के। आपको क्या लगता है कि कैसा उनके साथ बर्ताव होना चाहिए या फिर कैसा माहौल उनको देना चाहिए? क्या ये भागदौड़ में, रेस की जिंदगी में, ये तो फिर वही मैंने बोला ना, पेरेंटिंग की पेरेंटल गाइडेंस का दिक्कत है कहीं ना कहीं, और एक्सपेक्टेशंस। हमारे जो एक्सपेक्टेशन है एज अ पेरेंट, हम अपने बच्चे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बच्चे का जो एबिलिटीज है उसको हम असेस नहीं कर रहे हैं। मैंने उसको उस रेस में ही लगा दिया, बिल्कुल कि नहीं डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के रेस में, इंजीनियर, उसको सोच, उसकी क्रिएटिविटी, उसके लाइक्स, उसके जो डिजायर्स हैं, उसको कहीं ना कहीं हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका क्या पैशन है ना, एप्टीट्यूड उसका क्या है, तो उस चीज को वेटेज देना है। अब पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आजकल एक ही लाइन में नहीं सोचना, मल्टीफेसेड, और नंबर्स आगे चल के कहीं नहीं रोल प्ले करते, ठीक है, और उनका जो पैशन है उसमें आगे बढ़ने देना है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा बच्चों को ज्यादा दोष नहीं दूंगी, पेरेंटल
और टीचर्स एंड स्कूल्स का जो है ना इसमें रोल्स बढ़ जाता है, जिसमें वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका क्या एबिलिटीज है, क्या उनका पैशन है, किस क्रिएटिविटी क्या है, किस एरिया में अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो अगर हम उस तरह से उनको डिजाइन करके तैयार करें तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कम होगी और हम नंबर्स के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। तो वो पेरेंटल प्रेशर, अगर स्कूल का भी प्रेशर होता है तो अगर हम उस पर काम करेंगे, उनको एजुकेट करना शुरू करेंगे, बहुत कमी आई है बट पेरेंट्स अब एजुकेटेड हो रहे हैं, समझ में आ रही है ना, और नए नए डायमेंशंस में, नए नए फील्ड्स में बच्चे जा रहे हैं अब, है ना। तो वो चीज अगर हम लोग करेंगे तो वो बच्चे में अंदर में जो डर है, वो डर की भावना कम हो जाएगी कि कम नंबर आएगा तो क्या, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने इतना मेरे लिए किया, वो ये चाहते मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीजों को हम लोग ओवरकम कर लें। तो पेरेंट का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है उस दौरान, दोस्तों का सपोर्ट, कि कम भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चांस है लाइफ में, फिर दे देना एग्जाम, नया एग्जाम है वो तो आएगा, फिर दे देंगे। ये नहीं कर पाया तो कुछ और कर लेना, जो तुम्हें मन है वो कर लेना। तो जब हम एक फ्रेंडली टॉक रखेंगे बच्चे के साथ, एक ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे, तो वो बच्चा हमसे बात करने में डरेगा नहीं, अपनी बातें वो सामने रख पाएगा। तो लेकिन अगर हम बहुत रिजिड पेरेंटिंग कर रहे हैं, बहुत डरा के, नहीं, और ये यहाँ पे एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, कंपेयर जो करते हैं लोग, मतलब पड़ोस के बच्चों ने जो है एग्जैक्टली वही चीज, क्लासमेट्स ने इतना लिया, तो तुम्हारा वही कह रही हूँ मैं, कंपैरिजन भी और पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। वो एक्सपेक्टेशंस क्यों आया कि मेरे परिवार में उसने देखो ये निकाल लिया, उसने वो कर लिया, तुम क्या किया, कुछ नहीं किया, तुम तो इतना ही नंबर लाया। अगर 80 नंबर भी ला रहा है, 90 नंबर भी ला रहा है और 100 भी ले आ रहा है, तो आगे चल के क्या, आप वो एग्जाम्पल्स दीजिए। बिल्कुल। तो अगर उस तरह के एग्जाम्पल्स देने लगेंगे तो बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, उनके सेल्फ स्टीम को हमको इनहांस कराना, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कि तुम कर सकते हो, तुम अच्छा करोगे, कोई जरूरत नहीं है कि वो किया तो किया, ठीक है ना, तुम जो कर सकते हो वो करो, अपनी मेहनत पूरी करो, ठीक है। और देयर इज ऑलवेज बहुत सारे रास्ते हैं, देयर आर मेनी वेज, है ना। तो लाइफ प्रेशियस हो, तुम बहुत प्रेशियस हो, और वी आर देयर फॉर यू। तो अगर इस तरह की बातें हम कर रहे हैं, एक फ्रेंडली माहौल बना के रखा है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। मैम, बैचलर्स के लिए ये सवाल है, मतलब एक एज, जब हम लोग एक एज पर पहुंचते हैं तो एक अकेलापन जो होता है, चूंकि पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस कर नहीं सकते हैं, एडल्ट हो जाते हैं वो, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये कैसे इसको ओवरकम किया जाए, अकेलापन को दूर कैसे किया जाए? ये जो पहले जो हम लोगों ने अभी जस्ट बात की कि अगर हम ओपन इन्वायरमेंट घर में रख, ओपन इन्वायरमेंट इन द सेंस में कि हम अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट पेरेंट्स के साथ रख रहे हैं, ठीक है, और जो भी बात है बच्चा अगर हमको आके शेयर कर पा रहा है, बात बता पा रहा है, तो वो आइसोलेशन नहीं होगा। और वो अगर फ्रेंड्स, अगर घर में ये माहौल ही नहीं है, फ्रीडम है ही नहीं, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कहते हैं, तो वो सारी चीजें अगर घर में नहीं है तो बच्चा बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तो हो सकता है वो मिसगाइडेड हो जाए, वो उसके पीयर जो हैं, या जो बाहर इन्वायरमेंट में बहुत सारे अलग तरह के लोग हैं, तो अगर वहां पे वो शेयर कर रहा है, अगर गुड पीयर रिलेशन में गया, अच्छे सपोर्ट सिस्टम में गया तो ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो, अगर वो जो जिससे उसने शेयर किया, अगर वहां मिसगाइडेड हो गया, मिसयूज हो गया, तो वो भटक सकता है और गलत रास्ते में जा सकता है। तो हमें यहाँ पे केयरफुल इसीलिए रहना है कि इस दौरान हमें और भी सतर्क होना है। परिवार में हमें अपने घर में अपने बच्चे को बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फ्रेंड बन जाना है। तो आप जब घर में ही फ्रेंड अवेलेबल है तो आपसे शेयर करेगा ना, क्यों आइसोलेट होगा? तब वो मीडिया में, सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा, प्लेटफॉर्म पे, मोबाइल पे नहीं रहेगा। वो क्यों भाग रहा है आपसे ना, वो चीज को समझना है, उसको भागने नहीं देना, उसको ओपन एक हम हेल्दी इन्वायरमेंट में रखेंगे बच्चे को, तो देयर वोंट बी एनी आइसोलेशन का प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैम, ये कहा जाता है कि शहरी जो जीवन है और ग्रामीण इलाकों में जो जीवन है, वो बहुत अंतर होता है उसमें।
और कहा जाता है कि गांव के लोगों में तनाव नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, मतलब होती भी होगी तो शहर की तुलना में ना के बराबर होता है। क्या एनवायरनमेंट और क्या वजह मानते हैं? आपने खुद ही जवाब खुद अपने सवाल में ही दे दिया है। गांव की लाइफ कनेक्टेड है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। हाँ। जुड़े हुए हैं, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, एक दूसरे से बात, वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो मोबाइल पे नहीं है, एक चौपाल है जहाँ पे वो बैठ के बातचीत करते हैं, घर की औरतें एक दूसरे से बातचीत करती हैं, है ना। तो जो समस्या होता है वो गांव का समस्या है, उस परिवार से ज्यादा उस गांव का समस्या हो जाता है। तो वो सब मिल के एक दूसरे का निदान कर लेते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, खड़े रहते हैं उनकी जरूरत के टाइम में। अगर शहरी जीवन में देख लें तो हमारे फ्लैट में अगर हम रह रहे हैं या हम घर पे किसी अपने बंगलों में रह रहे हैं तो मेरे नेक्स्ट डोर कौन है मुझे शायद पता ही नहीं, वो कब आता है कहाँ जाता है मेरे को नहीं आइडिया। ठीक है, तो वो आपका सपोर्टिव सिस्टम नहीं है, कम्युनिकेशन है, आप आइसोलेटेड हो, घर आए तो आप करोगे क्या, है ना। तो वो तनाव तो होगा ही ना, क्योंकि वो जो आप लेके आए कहीं पे वेंट आउट नहीं कर रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, किसी से आप हंस बैठ बोल नहीं पा रहे हो, तो वो वही रह जाए। तो ये बहुत क्लियर कट सिचुएशन है, दोनों कॉन्ट्रास्ट। बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। मेंटल हेल्थ का क्या इलाज संभव है? क्या लोग ठीक हो सकते हैं? क्योंकि बोलते हैं पागलपन जो है समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको फिर एक अलग कैटेगराइज कर देता है। आपको क्या लगता है कि इसके इनिशियल्स जो क्योर है या फिर इनिशियल्स जो वो है उसको कैसे किया जा सकता है? मेंटल इलनेस, शायद हम लोग को शुरू में भी ये बात बोलनी चाहिए थी। मेंटल इलनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब हम बात करना शुरू कर दिए हैं इसके बारे में, है ना। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, आप मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस और उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां आप ले रहे हैं जो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, राइट। तो ये कुछ साल पहले संभव नहीं था, तो ये एक लैंडमार्क चेंज है। और जो आपने कोरोना की बात कही वो उसका एक पॉजिटिव गेन है, क्योंकि कोरोना के दौरान अगर आप देखेंगे तो उस समय स्ट्रेस बहुत हाई हो गया था, तनाव में लोग रह रहे थे, इस चिंता में थे कि वो बचेंगे कि नहीं, उनके घर वाले लोग आइसोलेटेड हो गए थे। उस समय लोगों ने समझा था कि लोगों से मिलना जुलना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो मेंटल इलनेस है उसके बारे में बहुत सारी मिथ धारणाएं हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, स्टिग्मा है ना। वो कहीं ना कहीं उस दौरान को अगर हम देखें उसके वजह से बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों में इसकी बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोगों में जानकारी पहुंच गई है कि मेंटल इलनेस बहुत तरह के होते हैं। सिर्फ जो मूवीज में जिस तरह से दिखाते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो धारणाएं बन गई हैं बिल्कुल गलत है, वो अलग है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल विपरीत है। और ऐसा नहीं है। मेंटल इलनेस का इलाज है, अगर सही समय पर हम सही इलाज करा दें तो हम तक पहुंचने में जो गैप था वो बहुत ज्यादा था, तो इलाज शुरू ही नहीं हो पाता था। वो झाड़ फूक और बाकी चीजों में लोग लगे हुए थे, जिसके वजह से वो जो बीमारी थी कहीं और बढ़ जा रही थी, जिसके वजह से दिक्कत आ रही थी। और एक बार मानो इलाज भी करा लिया, ठीक हो गए, तो दवा बंद हो गई, है ना, क्योंकि अब तो ठीक हो गया, दवा खाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो है फॉलो अप मेंटेन नहीं रखा तो भी मेंटल इलनेस वापस आ जाएगा, रिलैप्स होने का चांसेस है। तो ये सारी जानकारी लोगों में होनी चाहिए कि मेंटल इलनेस का इलाज हो सकता है, बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं, दवा खा के आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो, है ना। और अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और ये भी एक आम और बीमारियों जैसा ही एक बीमारी है, ये कोई हटके नहीं है जिसको हम अलग से ये जो मिथ धारणाएं उसको तोड़ना है, बाउंड्री वॉल को तोड़ के अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। मेंटल हेल्थ इश्यूज कोई भी, छोटी बड़ी कोई भी हो, मेंटल हेल्थ कंसर्न पीपल जो है, प्रोफेशनल हेल्प तुरंत आके लेना है। मैम एक आखिरी सवाल फिर बातचीत खत्म करेंगे। झाड़ फूक का आपने जिक्र किया, अभी भी लोग मतलब इस पर विश्वास रखते हैं, हमारा जो सोसाइटी, हम जिस समाज में जी रहे हैं, अभी भी लोग मानसिक रूप से जो बीमार हैं उनको दिखाने के लिए
लंबे समय तक जो है वो झाड़ फूक करवाते हैं, अलग अलग राज्यों से बाहर जाते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई झाड़ फूक भी इलाज हो सकता है? देखिए, हम उस पर कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बस यही मैसेज, एक दवा दुआ प्रोजेक्ट है जिसमें दुआ आप करिए लेकिन दवा भी साथ में रखिए। दवा लेते रहिए और आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपके जो कल्चरल वैल्यूज हैं या जो आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, हम लोग उसको टच नहीं करना चाहेंगे। आप उसको करिए, मगर दवा जो है साथ में लेते रहिए। दवा लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उस वही बस इतना मैसेज है कि आप उसमें सिर्फ रहेंगे, दवा नहीं लेंगे तो शायद दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को मत चैलेंज कीजिए, आप उस पर आस्था है तो उस आस्था में आप रखिए अपने ये को, लेकिन दवा साथ साथ प्रोफेशनल दवा दुआ को साथ लेकर चलिए। चलिए, तो ये डॉक्टर मनीषा किरण थी जो बता रही हैं कि आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, और मेंटल हेल्थ की जो धारणाएं हैं हमारे समाज में, ये जो एक तरह से कहें ये बन गया है, उसको कैसे इस मिथक को तोड़ना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ वो क्यूरेबल है, उसका इलाज संभव है समय रहते हुए। जहां तक बात रही झाड़ फूक की, तो इन्होंने कहा है कि दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। कई बिंदुओं पर हमने मेंटल हेल्थ से संबंधित कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट में आप लिखिएगा। डॉक्टर मनीषा किरण जी से आप कितना सहमत है, इनके ये जो पूरा बातचीत रही है, इस बातचीत में आपका कोई सवाल इनसे हो तो वो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मानसिक तनाव से मुक्त रहने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मानसिक तनाव से मुक्त रहें, तो मैडम ने जो कहा है उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा, अगले पॉडकास्ट में एक बार फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।